नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, बिशन सिंह चौपाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान बीजेपी के कई आला अधिकारी जो है मौजूद रहे, कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश जीना ने नामांकन दाखिल किया था। होली वाले दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन का ये ऐलान किया था और आज सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए महेश सिंह जीना ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई अधिकारी जो है मौजूद रहे। तो विक्ट्री साइन के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुभाष, आज जो है बीजेपी ने नामांकन दाखिल किया है, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? बिल्कुल, आज जो भाजपा प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया है सल्ट विधानसभा चुनाव को लेकर। और न केवल भाजपा की, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उन्होंने भी अपना नाम आज, यानी कि जो ये कहा जा सकता है, अपना नामांकन आज भर दिया गया है। यानी कि अगर सल्ट विधानसभा के उपचुनाव की बात करें तो सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद से ये सीट खाली थी और भाजपा ने उनके परिवार को ही इस बार टिकट अपनी तरफ से दिया। यानी कि जो उनके भाई हैं महेश जीना, उनको इस बार प्रत्याशी बनाया भाजपा ने। और कहा जा सकता है कि उसको लेकर आज तमाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही कई बड़े नेता मंत्री भी उनके नामांकन पत्र भरने के लिए उनके साथ मौजूद रहे। और आज उन्होंने पार्टी के सभी अधिकारियों के साथ ही जो सरकार में मंत्री हैं उनके दिशा निर्देशों पर अपना नामांकन पत्र भरा। जी, हालांकि उससे पहले कई बार बैठकें हुई है और बैठक के बाद बीजेपी ने जो है महेश सिंह जीना के नाम पर मुहर लगाई है। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सुरेंद्र सिंह जीना के जाने के बाद कहीं इमोशनल कार्ड है बीजेपी की तरफ से। सुभाष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज मिल पा रही है। जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से जो है बहुत रिसर्च के बाद जो है महेश सिंह जीना पर जो है ये मुहर लगाई है और आज जो है नामांकन भी दाखिल किया है। सुरेंद्र सिंह जीना के भाई को ही महेश सिंह जीना को जो है मैदान में उतारना कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ से इमोशनल कार्ड यहाँ पे आप कह सकते हो। बिल्कुल, लगातार सरकार और पार्टी की तरफ से मंथन किया जा रहा था कि आखिरकार सल्ट विधानसभा उपचुनाव में किस प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। और हालांकि ये भी देखा जा रहा था कि लगातार जो उनके परिवार के सदस्य थे वो मांग कर रहे थे कि वही उस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। और कहीं न कहीं 5 लोगों का पैदल भी राजधानी देहरादून के जो संगठन कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय भाजपा है, वहां से भेजा गया था। और हाईकमान ने आखिरकार परिवार पर सहानुभूति दिखाते हुए उनके जो भाई हैं महेश जीना, उनको अपना प्रत्याशी बनाया। जिस तरीके से महेश जीना ने अपना नामांकन किया तो उन्हें साथ भी नजर आए, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वहां नजर आए, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य नजर आए, बिशन सिंह चौपाल नजर आए, वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही सांसद अजय भट्ट और अजय टम्टा भी वहां नजर आए। तो कहा जा सकता है कि जो भाजपा है उस संगठन और सरकार दोनों ही के सभी बड़े नेता वहां नजर आए और उनके नामांकन पत्र भरने में उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही कहा जा सकता है कि उपचुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने पहले से तैयारी पूरी कर ली और अब जैसे ही उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किया तो कहा जा सकता है कि जो तैयारी है उनकी वो अब पूरी हो चुकी है, केवल चुनाव की तैयारी में उतरना चाह रहे हैं। जी ठीक है सुभाष, आप बने रहिए। तो आज जो है बीजेपी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उधर सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गंगा पंचोली ने अपना नामांकन दाखिल किया है। भिखाई हुसैन तहसील पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। तो बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है और आज गंगा पंचोली ने भी देहरादून में आकर अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद रहे। तो
तो आपको बता दें कि पहले भी जो है गंगा पंचोली यहाँ से अपना किस्मत आजमा चुकी है और ये इस बार फिर से गंगा पंचोली ने अपनी किस्मत आजमाई है और आज नामांकन दाखिल किया है। तो लगातार मेरे सहयोगी सुभाष गौड़ बने हुए हैं। सुभाष, कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने जो है होली वाले दिन अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और आज जो है दोनों ने जो है नामांकन भी दाखिल किया है। क्या लगता है ये मुकाबला कितना कड़ा है? ये काफी कड़ा मुकाबला ये माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा सकता है कि अंतिम दिनों में आज केवल नामांकन का आखिरी दिन था 3 और अंतिम दिन से एक दिन पहले भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया और उसके कुछ देर बाद ही जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो कहा जा सकता है कि कड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए हो सकती है, क्योंकि ये केवल उपचुनाव ही नहीं बल्कि आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर एक रणनीति भी कही जा सकती है कि आखिरकार 2022 के चुनाव से पहले पार्टियों की क्या स्थिति प्रदेश में है उसका भी ये चयन कर सकता है। और ऐसे में जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का जो घोषणा कल की है और आज उन्होंने नामांकन किया है, तो कहा जा सकता है कि चुनौती बहुत है, कड़ी टक्कर हो सकती है। जहां एक तरफ महेश जीना चुनाव लड़ेंगे तो वहीं दूसरी तरफ जो गंगा पंचोली हैं वो चुनाव लड़ेंगी, तो कहा जा सकता है कड़ी टक्कर। और ऐसे में दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव के जरिए अपना 2022 का निशाना साधने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सत्ता का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि सल्ट विधानसभा के लिए जो दोनों पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है और कांग्रेस की तरफ से भी यही कोशिश की जाएगी कि वो जो यहाँ पर प्रचंड जीत के साथ वापस लौट आए। लेकिन मुकाबला जो है बहुत ज्यादा कड़ा देखने को माना जा रहा है, क्योंकि जो है बीजेपी भी जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी लगातार यही कह रही है कि सुरेंद्र सिंह जीना का जाना जो अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है और उनका ये कहना था कि एक सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब बीजेपी प्रचंड जीत के साथ वापस यहां पर काबिज होगी। सुभाष, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। जी हाँ, बताइए कि किस तरीके से जो जमीनी स्तर पर जो है दोनों ही पार्टी चाह रही है कि दोनों ही पार्टी पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और दोनों ने जो आज नामांकन दाखिल किया है। हालांकि बीजेपी जो है अपने पूरे दावे पर खरा उतरने की कोशिश कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि ये मुकाबला जो है कितना दिलचस्प होने जाएगा। जी बिल्कुल, ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल दो चेहरे चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि दो बड़ी पार्टियां उत्तराखंड में चुनाव लड़वा रही है अपने जो चुनावी उपचुनाव है, सल्ट उपचुनाव। तो ऐसे में कहा जा सकता है बड़ा चुनाव है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी नजदीक और उससे पहले ये उपचुनाव कहीं न कहीं कई मायनों पर अहम माना जा सकता है, क्योंकि इस चुनाव के जरिए ही 2022 के चुनाव की जो रणनीति है या स्थिति है वो साफ हो पाएगी प्रदेश में कि आखिरकार प्रदेश की जनता किन लोगों पर भरोसा करती है, यानी कि कौन सी पार्टी पर भरोसा करती है। अगर भाजपा को बहुमत बेहतरीन तरीके से मिलता है तो कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव के लिए कांग्रेस को और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरीके से अपने 4 साल में प्रदेश के लिए काम किया है उस पर कहीं ना कहीं कमी नजर आई और यही कारण है कि कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कड़ी टक्कर हो सकती है और अब देखना होगा कि इस चुनाव के नतीजों के बाद की कौन सी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके इस चुनाव को जीती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव से 2022 के जो चुनाव है वो भी काफी हद तक मायने रखता है कि इस चुनाव से 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मुकाबला जो है बेहद ही दिलचस्प होने वाला। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुभाष गौड़। तो ऐसे में देखना होगा कि इस सीट से कौन सा उम्मीदवार विजयी होता है। उधर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिंगल थाली में स्थित ताज होटल में लगातार कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की जानकारी के मुताबिक ताज होटल में अभी तक 97 में से 83 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए हैं, जिन्हें ऋषिलोक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। अन्य स्टाफ टूरिस्टिंग और तो लगातार आपको बता दें कि होटल ताज में कोरोना के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। टूरिस्टिंग और जब स्वास्थ्य विभाग नरेंद्र नगर की टीम होटल ताज पहुंची तो वहां के स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड ने होटल के गेट पर ही रोक दिया और इंतजार करने को कहा। जब स्वास्थ्य विभाग की टीम काफी देर तक इंतजार करती रही तो उनके बाद अधिकारी नाराज होकर वापस लौट आए। आपको बता दें कि लगातार ताज होटल में नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही है। वहां के स्टाफ के कर्मचारी या फिर टूरिस्ट और सभी नियमों की
उल्लंघन जो है लगातार करते आए थे। इसी का नतीजा है कि आज जो है 80 से ज्यादा कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं। मैम, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिंगथाली जो क्षेत्र है वहाँ होटल ताज स्थापित है, जहाँ लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक हफ्ते पहले जब यहाँ पर जो है नरेंद्र नगर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने टेस्ट किया था तो 35 जो कर्मचारी है ताज होटल के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 22 से पॉजिटिव पाए गए। टोटल 57 लोग जो है कोरोना पॉजिटिव थे। लेकिन आज का जो अपडेट डॉक्टर जोशी द्वारा बताया गया है कि 83 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव हैं जो कि पाए गए हैं। स्टाफ ने यहाँ पर 140 जो है अलग अलग राज्यों से क्षेत्रों से जो है पर्यटक आकर ठहरे हुए थे, जिसमें सिर्फ 6 लोगों का टेस्ट हुआ है। बाकी जितने भी पर्यटक यहाँ ठहरे हुए थे, सैलानी ठहरे हुए थे, वो लोग होटल खाली करके जा चुके हैं। उनका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, ना ही उनके कोई जानकारी ली गई है। प्रशासन से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि हमने होटल को सीज कर दिया गया है और कैंटोनमेंट जोन घोषित कर दिया। लेकिन आज हम मौके पर पहुंचे हैं तो देख सकते हैं ना तो यहाँ पर कोई सीज किया गया है, ना पर यहाँ कैंटोनमेंट जोन घोषित किया गया है। जो यहाँ पर होटल ताज का जो स्टाफ है वो भी अभी तक लगातार बाजारों में भी घूम रहा है। होटल में आने जाने की गतिविधियां उनकी चालू है। इससे लगता है कि शासन प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ी जो है झूठ बोला जा रहा है लोगों से। मीडिया को यहाँ आना अलाउड नहीं है। प्रशासन द्वारा जो है लगातार मीडिया को यहाँ जाने से रोका जा रहा है। ताज होटल के जो कर्मचारी हैं, सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने कहा आप नीचे नहीं जा सकते क्योंकि ये जो है कोरोना संक्रमित एरिया है। लेकिन आप देख सकते हैं जो लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है, भारी मात्रा में चूक दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही के चलते कोरोना संक्रमण को जो है फैलने से रोका नहीं जा रहा है। और ये जो देख सकते हैं आप होटल में लगातार गतिविधियां चालू है। यहाँ पर्यटक भी ठहरे हुए हैं और सबसे बढ़िया सूत्रों से पता वो जो है होटल में स्थित तमाम कर्मचारी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज गोयल फोन पर जुड़े हैं। नीरज, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि अंदर ना मीडिया कर्मी को अलाउ कर रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य विभाग को? जी, मैं आपको बता दूं, जो होटल ताज है ये जो है सिंगताली क्षेत्र में जो है गंगा जी के जो है नदी है उसके अंदर बना हुआ है और यहाँ पर शुरू से ये काफी जो है विवादों में रहा है और यहाँ पर मीडिया को अलाउड नहीं किया जाता क्योंकि लगभग गंगा से 100 मीटर तक तो कोई निर्माण नहीं किया जाता। वहाँ निर्माण कार्य भी अभी चल रहा है और मजदूर भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि लगातार जब टेस्ट किया गया, पहले 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर 22 लोग हुए थे, 57 हो गए थे, लेकिन आज 83 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रशासन द्वारा ना तो वहाँ पर जो है क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ना इसे सीज किया गया है। यह आलम यह है कि जो कर्मचारी वहाँ पर हैं उनको यहाँ से दिल्ली भेज दिया गया और वहाँ से नया स्टाफ बुला लिया गया है और लगातार जो है यहाँ पर यात्रियों का जो जितने भी पर्यटक यहाँ ठहरे हुए थे उनको दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया गया है। किसी की भी जो है टेस्ट नहीं हुआ है और जो कर्मचारी हैं वो लगातार अपना शहर में घूम रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया जाए, उनको होम क्वारंटाइन किया जाए। इससे लगता है कि रसूख के चलते, भारी रसूख के चलते कर्मचारी हो चाहे आपके स्थानीय प्रशासन हो, नतमस्तक है और लगातार नियमों की धज्जियां उड़ रही है। और जिस तरह कोरोना फैल रहा है और ये लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, वो दिन दूर नहीं कि कोरोना संक्रमण इतना फैल जाएगा कि उसमें जो है लगाम पाना प्रशासन के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। हमारी जब सीएमएस से जो यहाँ कर हैं नरेंद्र नगर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा हम जो है 2-3 जगह बॉर्डर पर ही जो है क्वारंटाइन सेंटर वो सेंटर लगा रहे हैं। जितने भी यात्री बाहर से आएगा सबका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बाद ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। जी ठीक है नीरज, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो होटल ताज जो है कोरोना की चपेट में, यहाँ पर काफी कर्मचारी आए, उसके बाद से लगातार सुर्खियों में है। उधर रामनगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पड़ाव क्षेत्र में सैकड़ों रेलवे के पाइप रोड साइड पर पड़े हुए हैं। जो पाइप रेलवे में बिजली के उपकरण में इस्तेमाल होने हैं, इन पाइपों को एकाएक आग लग गई। पाइपों पर आग लगता देख पास में खड़े कुछ युवाओं ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तस्वीरों में देख सकते हैं आग की लपटें कितनी भयानक है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल रेलवे के पाइप में ये आग लगी है और ये पाइप का इस्तेमाल बिजली के उपकरण के लिए करना था और हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रेलवे पड़ाव में जो है कोई पाइप है उनमें आग लगी है। इस सूचना पर जो है मौके पर पहुंचा तो बहुत ज़्यादा आग लगी थी। इसमें
फायर वालों को बुला के आग पे काबू पाया गया है और आग कैसे लगी इस संबंध में जो है जांच की जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आसिफ, आग की लपटें कितनी भयानक है हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन आग लगने के कारणों का क्या कुछ पता चल पाया अभी तक? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें तो बहुत ही भयानक आग लगी थी ये, और इसके बाद से जो है रामनगर के पूरे इलाके में जो है काले बादल छा गए थे, तो काफी लोग इससे डर गए थे। और जब मौके पर जाकर देखा तो ये पाइपों में आग लगी थी, जो प्लास्टिक के पाइप हैं, और इनको उस समय तो खैर काबू कर लिया, लेकिन अभी जो आग के कारण हैं उनका पता नहीं चल पाया है। उसके लिए जो है यहाँ पुलिस और प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर के उसकी तफ्तीश कर रहा है कि आखिर ये क्या कारण है, और उसमें पूरी जांच की जा रही है। जी आसिफ, इस हादसे में कितने का नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है? देखिए, ये नुकसान बहुत ज्यादा है, जो लाखों में है, और उसका भी आकलन किया जा रहा है कि कितने पाइप थे और कितने जले हैं और कितने बचे हैं, और वहाँ से कितने लोग गुजरे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी वहाँ के लिए निकाले जा रहे हैं, और उसी पर जो है जांच का ये दायरा बढ़ाया गया है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन राहत की बात इसमें यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें कितनी भयानक है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिमा अब हर श्रद्धालुओं के घरों पर नजर आएगी। महिला बाल विकास सशक्तिकरण विभाग द्वारा उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत महिला समूहों के जरिए केदारनाथ और बद्रीनाथ के लकड़ी से निर्मित हूबहू मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये कार्य जिला उद्योग विभाग द्वारा संपादित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर द्वारा 14 गांवों के 24 महिला स्वयं सहायता समूह की 165 से ज्यादा महिलाओं को इसका जिम्मा मिला है। इसमें प्रत्येक हर एक महिला को 250 रुपये भी मिलेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं जो है स्वयं सहायता की महिलाएं इस नक्काशी में जुटी हुई है। श्रद्धालुओं के घर में दिखेगी ये खूबसूरत प्रतिमा। हमारे गांव से तो मतलब 10-12 लोग ही काम करते हैं। इसमें हमारी मतलब दिन में हम बना लेते हैं, कभी 15 बना लेते हैं, कभी 20, तो मतलब 100 रुपये पीस से बनाते हैं, तो कभी 1000 कभी 2000 का हम कर लेते हैं। घर का जितना भी काम होता है उसको कंप्लीट करने के बाद हम ये काम करते हैं। राज्य महिला समेकित विकास योजना की अभिनव पहल के तहत परियोजना है उत्तराखंड सरकार की, जिसमें केदारनाथ धाम के सूर्य बनाए जाने, यानी केदारनाथ धाम की मंदिर की प्रतिमूर्ति तैयार की जा रही है। सर, इसमें ऐसा है कि ये केदारनाथ सूर्यनाथ के नाम से लॉन्च हुआ है, तो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला उद्योग केंद्र को नोडल इसमें बनाया गया था। तकनीकी सहयोग इसमें जिला उद्योग का है, महाप्रबंधक का, और टेक्निकल स्टाफ अलग से है। तो इसमें जो है हमें टोटल जो प्रोजेक्ट था 30 लाख का था। 15 लाख हमें अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा, विजिट किया होगा भी आपने। इसमें हमने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और बहुत शॉर्ट टाइम में शुरू किया। आगामी 13 अप्रैल को हर की पैड़ी पर सिख समुदाय के कूच का ऐलान रद्द हो गया है। दरअसल हर की पैड़ी पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी की मांग को लेकर लंबे समय से सिख फेडरेशन प्रयासरत है। इसी क्रम में हर साल वैशाली के मौके पर बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु हर की पैड़ी की ओर कूच करते थे, लेकिन प्रशासनिक और पुलिस की सख्ती के चलते जगह जगह उत्तराखंड की सीमाओं पर उन्हें रोक दिया जाता है। इस बार हरिद्वार में महाकुंभ के चलते 12 अप्रैल को बड़ा शाही स्नान है। ऐसे में सिख श्रद्धालुओं का हर की पैड़ी पर कूच करने का ऐलान पुलिस की नींद ने उड़ा रख दी है। कुंभ मेला पुलिस की तरफ के बाद से सिख फेडरेशन के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह बब्बर ने ये कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है। हरिद्वार के मेला नियंत्रण कक्ष में सिख फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारियों और आईजी मेला के अगुवाई में इस बैठक पर समझौता हुआ है, क्योंकि इन्होंने समझाया है कि बहुत बड़ा कुंभ है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और इस फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं चाहते हम कि कोई गिरफ्तारियां हों, कुछ टकराव हो और बड़े प्यार से हो जाए। तो इनकी बात को हमने मान लिया है। देखिए, ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का निर्माण के लिए काफ़ी लंबे समय से हमारे सिख धर्म के मानने वाले लोग, हमारे भाई के काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है। और वैसाखी के दिन
आपका मूवमेंट होता है और कई बार टकराव की स्थिति भी आती है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? देखिए, लंबे समय से जो सिख समुदाय है वो हर की पौड़ी के पास ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा बनाने की लगातार मांग उनके द्वारा की जाती रही है और हर साल जब 13 अप्रैल के दिन बड़ा उनके द्वारा आंदोलन यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर कूच किया जाता है, जिसमें पंजाब हरियाणा से जो सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और इसकी मांग करते हैं। हालांकि आज तक जो पुलिस प्रशासन है वो हर की पैड़ी तक उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया है, पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। और चूंकि इस 12 साल के बाद जो अब कुंभ मेले का शाही स्नान है वो 12 अप्रैल और 14 अप्रैल हो, ऐसे में उसे सकुशल संपन्न करना बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने। और ऐसे में जब ये कूच का ऐलान सिख समुदाय द्वारा ने किया हुआ था तो इसकी वजह से भी पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे। अब मेला आईजी हैं संजय गुरजान, उन्होंने जो सिख फेडरेशन ग्रुप के लोग हैं इनके साथ एक बैठक की है और बैठक करके इनसे निवेदन किया है कि आप जो 13 अप्रैल का जो कूच का ऐलान है उसे फिलहाल स्थगित कर दें, उसे टाल दें। तो उनके समझाने के बाद, उनकी पहल के बाद जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने इस बात को मान लिया है। हालांकि अभी जो उनकी मांग है वो उन्होंने वापस नहीं ली है, मांग उनकी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल का जो यहाँ पर कूच का ऐलान था 13 अप्रैल में, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हर की पैड़ी पर कूच का जो प्लान था सिख समुदाय का, ये समझौता के तहत रद्द कर दिया गया है। तो चलिए, दीपभूमि लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।